नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो भी अत्यंत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि पिछली वीडियो पार्ट 1 में जो अपन शब्दावली पढ़ रहे थे वो शब्दावली आपके पेपर में आने वाली है, भौतिक भूगोल के पेपर में। ठीक है, और काफ़ी शब्दावलियाँ अपन ने है ना जो डिस्कस कर ली थी चित्रों के माध्यम से। यदि पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, या तो कमेंट कर दीजिए मेरे को, या फिर उसका लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। आज भी मैं बढ़िया तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ काफ़ी सारे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो यहाँ पर आती रहती हैं, नहीं तो आप वीडियो मिस कर जाओगे। ठीक है, वायुमंडल, सबसे पहले इस चित्र को देखो, उसके बाद में वायुमंडल सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने बनाया है, सॉरी, ये जो है ना सारी की सारी पृथ्वी है और अपन कहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, फिर आप है ना जी यहाँ पर भी हो सकते हो, यानी ये जो भाग है ना ये यहाँ पर रहते हैं, इसके ऊपर। ठीक है, यानी यहाँ पर भी मान सकते हो, इसके ऊपर रहते हैं, क्योंकि ये हमारा धरातल है। जिस स्थान पर बैठा हुआ हूँ ना मैं, आप भी बैठे हो, वो ये है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर यानी हमारे ऊपर है, यानी पृथ्वी के ऊपर ये जो आप देख रहे हो ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी है ना जो वायु की लेयर है, यानी वायु की परतें हैं, ये सारी की सारी, जिसमें नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। तो ये सारा का सारा जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, वायुमंडल। वायुमंडल कहलाता है, क्योंकि वायु एक वायु नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत सारी वायु हैं, तो वायु का मंडल। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल, यानी पृथ्वी के चारों ओर वायु की जो परतें हैं उनको क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बड़े तरीके से इसको और समझा देता हूँ। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। गैसीय आवरण का मतलब क्या है कि बहुत सारी गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये गैस है। ठीक है, एक प्रकार से वायु बोल सकते हैं इसको। तो पृथ्वी के चारों ओर हमने देखा भी चारों ओर फैली हुई हैं, तो वो सारा का सारा क्षेत्र क्या कहलाएगा, वायुमंडल कहलाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वपोषित संगठक क्या है। ठीक है, स्वपोषित का मतलब है स्वयं, पोषित का मतलब स्वयं अपना विकास करते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं, स्वपोषित संगठक बोलते हैं। ठीक है, जीवमंडल में अपना भोजन, जीवमंडल में सभी आ गए, जीव जंतु, मानव भी इसी में आ गया। बहुत सारे जीव जितने भी पृथ्वी पर हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, जीवमंडल में आते हैं। तो उसमें अपना भोजन स्वयं बनाने वाले, स्व का मतलब स्वयं बनाने वाले प्रकाश संश्लेषित हरे पौधे स्वपोषित संगठक, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, की रचना करते हैं। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है, ये पेड़ पौधे ही बनाते हैं। ठीक है, हम तो इनके ऊपर निर्भर हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते खुद। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। अब ये कालडेरा है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप और देखोगे, क्रेटर झील। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चनों को समझने से पहले अपन को कालडेरा और क्रेटर झील क्या होती है, इसके लिए ये चित्र समझना मैंने बनाया है ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, चित्र समझ लोगे तो दोनों क्वेश्चन बढ़िया तरीके से हल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो भाग है ना, ये भाग 750 किलोमीटर की गहराई का भाग है। ठीक है, किलोमीटर की गहराई का भाग है। यहाँ पर क्या होता है, पृथ्वी के अंदर हो रहा है सब कुछ। ठीक है, ये ज्वालामुखी की एक विस्तृत प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ये भाग देख रहे हो ना, यहाँ पर रेडियोधर्मिक चट्टानें हैं। क्या है ये, रेडियोधर्मिक चट्टानें हैं। जब इनके अंदर घर्षण होता है ना तो उस वहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, क्योंकि अब हम सबको पता है कि जब है ना जो किसी चीज़ में घर्षण होता है तो एक प्रकार चिंगारी सी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर है ना जो ऊर्जा यानी ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है, यहाँ पर थोड़ा लिखा सही नहीं जाता, बस ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये यहाँ पर है ना ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब ये ऊष्मा ऊर्जा इतनी तप्त होती है कि यहाँ पर जो चट्टानें होती हैं, इस ये भाग है ना, यहाँ पर बहुत सारी पृथ्वी के अंदर आप सबको पता है बहुत सारी चट्टानें हैं। तो इन चट्टानों को ये ऊष्मा ऊर्जा इतनी तप्त होती है कि इनको काटती काटती है ना जो ऊपर चली जाती है, काटती जाएगी ऊपर जाएगी, फिर काटती जाएगी, अपना रास्ता बनाती जाएगी। ठीक है, कभी कभी तो ये मैग्मा ही होता है एक प्रकार से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्मा।
अब ये मैग्मा कभी कभी है जो ठंडा होकर पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है, लेकिन ऐसा मैग्मा जो बहुत ही तप्त होता है तो इस पूरी पृथ्वी के अंदर के जो चट्टानें उनको काट देता है। और एक ऐसा समय आता है जब पृथ्वी की जो ऊपरी पट्टी है, ये देख रहे हो, ये इस भाग को है ना, इस भाग को काट देती है और पृथ्वी के ऊपर हमारे को नज़र आ जाती है कि भाई पृथ्वी के अंदर से कुछ निकल रहा है, क्योंकि अपन तो इस भाग पर रहते हैं, तभी तो पता चलेगा ना। अब पृथ्वी के अंदर कितनी घटनाएं घटी तो हमारे को थोड़ी पता है, तो बाहर आएगा तभी तो पता चलेगा। तो ये मैग्मा है ना जो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ में बहुत सारी गैसें निकलती हैं अचानक से और लावा निकलता है, ठीक है। तरल अवस्था में होता है लेकिन बहुत ही है मानो कि धूल के कण अचानक से ऊपर निकलते हैं, तो इस प्रकार की आकृति बन जाती है, ठीक है। इस प्रकार की आकृति बन जाती है। अब ये आकृति क्या कहलाती है? ज्वालामुखी शंकु, क्योंकि शंकु की आकृति तो है, शंकु इस प्रकार ही तो होता है ना, तो इस प्रकार की आकृति बन रही है तो इसको ज्वालामुखी शंकु बोलते हैं, ठीक है। और ये भाग आप देख रहे हो ना, ये भाग ये कीप के आकार का है ना, ऐसे ही तो है, कीप के आकार का है, ठीक है। जैसे अपन तेल पहले है ना जो किसी भी जो पीपी होती है, ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं पीपी, उसमें अपन तेल डालते थे, पहले राशन कार्ड से तेल मिलता था तो कीप रखते थे सब, तो उसकी आकृति का ये कुछ ज्वालामुखी के ऊपर के भाग यानी ज्वालामुखी शंकु पर इस प्रकार का भाग बन जाता है जिसे अपन क्रेटर बोलते हैं। इसको कालडेरा भी बोलते हैं, ठीक है। इस भाग को क्रेटर या कालडेरा बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब देखो ये यहाँ तक हमने समझ लिया, एक चीज़ और समझ लो, जब इस भाग में है ना, ये क्रेटर का भाग है, इसमें जब वर्षा का जल बढ़ जाता है ना, क्योंकि वर्षा हो गई, मान लीजिए ज्वालामुखी निकल रहा है और वर्षा हो गई तो इसमें पानी बढ़ जाता है और इस पानी से किसका निर्माण होता है? एक झील का निर्माण होता है जिसे क्रेटर या कालडेरा झील बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख भी रखा है, वर्षा का जल बनने पर क्रेटर झील या फिर कालडेरा झील का निर्माण होता है, यानी इसके आगे अपन झील लगा देंगे क्योंकि पानी भरा है, तो ठीक है। तो क्रेटर और कालडेरा सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो इससे अपन समझते हैं इसको, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको ये बेस्ट तरीका है। पहले मैंने आपको बढ़िया तरीके से, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अब बीच में स्किप करके चले जाते हो तो वो आपका ही लॉस है, मेरा थोड़ी लॉस है। कालडेरा या इसको क्या बोलते हैं? क्रेटर। ज्वालामुखी शंकु के मुख पर, हमने देखा ज्वालामुखी शंकु, ठीक है, उसके मुख पर कीप के आकार का बताया था ना मैंने, मुख निर्मित अत्यधिक विस्तृत क्रेटर को कालडेरा कहते हैं, यानी इसको क्रेटर भी बोलते हैं, कालडेरा भी बोलते हैं। ज्वालामुखी शंकु के ऊपरी भाग के ध्वस्त हो जाने या धंस जाने के कारण निर्मित अत्यधिक विस्तृत गर्त को, एक प्रकार से गड्ढा ही बन जाता है ये कालडेरा, उसको है ना जो कालडेरा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें है ना जो पानी भर जाएगा तो उससे क्रेटर झील या कालडेरा झील का निर्माण हो जाएगी। जी है, बिल्कुल। ज्वालामुखी के क्रेटर में यानी जो क्रेटर था उसमें जल भरेगा, जल बन जाने से निर्मित झील को क्रेटर झील कहते हैं। उदाहरण बता रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन प्रांत है एक, उसमें क्रेटर लेक इस तरह की झील का प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलता हूँ। ये चित्र मैंने बोर्ड पर बनाकर पिक्चर क्लिक करके आपको बताया था, ठीक है। अब देखो प्रवाल भित्ति, ये भी आता रहता है तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब इस चित्र को देख लो। सबसे पहले तो ये है ना जो अपन के जो महासागर होते हैं ना उनके अंदर का दृश्य है ये, क्योंकि महासागर में अपन जाते तो नहीं है लेकिन अंदर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। महासागर में आप देखोगे तो इतने बहुत सारे जीव आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी प्रजातियां पाई जाती हैं वहाँ पर। तो ये भाग जो है ना पूरा का पूरा प्रवाल भित्ति है, ठीक है। जो प्रवाल होता है वो एक जीव है, दो शब्द हैं इसमें, प्रवाल और भित्ति, ठीक है। ये जो प्रवाल है एक प्रकार का जीव है, समुद्री जीव, और ये भित्ति है ना जो इसके रहने का निवास स्थान है। निवास स्थान एक प्रकार से हम मकान में रहते हैं, तो जैसे मकान में रहते हैं तो मकान तो हमारा क्या है? भित्ति है, ठीक है। और हम मान लीजिए अपन प्रवाल मान ले, हम अपन भी तो जीव ही है ना, तो अपन है ना जो प्रवाल मान लेते हैं और भित्ति हमारा मकान है। उसी प्रकार ये जो जीव है प्रवाल, इनके रहने का जो मकान है वो भित्ति कहलाता है, और जब दोनों को मिला दिया जाए तो प्रवाल भित्ति कहलाता है। ये क्या करते हैं कि अपने घर में रहते हैं और उसके बाद में मर जाते हैं ना, तो इनके जो मकान है ना जो वैसे के वैसे रह जाते हैं। जैसे अपन मर जाते हैं तो हमारे मकान है जो ऐसे कैसे रह जाते हैं, उसी प्रकार इनका जो घर है ना वो क्या कहलाता है? प्रवाल भित्ति, ठीक है। समुद्र में देखो इस प्रकार के इनके अंदर है ना जो जीव रहते हैं, ठीक है, और वो प्रवाल कहलाते हैं, मूंगा कहलाते हैं, ठीक है।
ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिखा रहा हूँ, इनके अंदर जीव रहते हैं, तो ये प्रवाल भित्ति कहलाती है। ठीक है, आसानी से समझ में आ रहा है। अब देख लो, देखो क्वेश्चन है ना, जो प्रवाल भी आ सकता है, प्रवाल एक दे दे तो क्या बताओगे, एक प्रकार का समुद्री जीव है। ठीक है, सागरीय जीव भी बोल सकते हो। सागरीय भागों में यानी जो समुद्री भाग होते हैं, सागरीय जीव बता दिया मैंने, प्रवाल एक प्रकार का सागरीय जीव है। ठीक है, या प्रवालों या मूंगो यानी मूंग भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, या फिर इनको है ना जो प्रवाल पालिप भी बोलते हैं, कि मृत हो जाने पर जब ये मर जाते हैं ना प्रवाल, उनके अस्थि पंजरों के समेकन एवं संयोजन से निर्मित भित्तियों को प्रवाल भित्ति कहते हैं। ठीक है, ये अपनी अस्थि छोड़कर चले जाते हैं, यानी इनके अंदर मान लीजिए हड्डी हैं वो भी छूट कर चले जाएंगी, और ये जो जहाँ पर रहते हैं उन सारी चीज़ों को छोड़कर चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो उससे पूरे के पूरे ढांचे को क्या बोलते हैं, प्रवाल भित्ति बोलते हैं। ठीक है, इनकी संख्या घट रही है, क्यों, क्योंकि जो बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण भी हो रहा है, और समुद्रों में है ना जो प्रदूषण हो रहा है उसके कारण भी मर रहे हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हैं आपके, ये तो पूरा पूरा टॉपिक भी है। ठीक है, तो ये तो बाद में पढ़ना पड़ेगा आपको, जब कंपटीशन में जाओगे ना तब पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब तो इतना ही पढ़ लो। इसके बाद में देखो संघनन आखिरकार में क्या होता है, बार बार सब सुनते हो, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके कुकर है, ठीक है, घर में मम्मी है ना जो खाना पका रही है, और जो अपन की जो जिसमें भोजन पकाते हैं ना, उससे है ना जो कुछ भाप निकल रहा है। ठीक है, उस भाप को है ना थोड़ी देर है ना जो भाप निकल रहा है ना उस पर है ना जो अपना हाथ रखो, इतना हाथ मत रख देना कि हाथ जली जाए, ऊपर रखना। उससे काफ़ी समय बाद में आप पाओगे कि आपका जो है ना जो हाथ है ना थैली, उसमें पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, तो जो जलवाष्प होता है वो जलवाष्प ही है एक प्रकार का। जलवाष्प जब जल में बदल जाता है या फिर बर्फ़ में बदल जाता है तो उसको संघनन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखो जलवाष्प के तरल यानी जल में बदलना, या ठोस जल को अपन है ना जो फ्रिज में रख देते हैं तो बर्फ़ बन जाती है, तो जलवाष्प जो है या तो जल में बदले या फिर हिम यानी ठोस पदार्थ में बदले। इस रूपांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसको ही संघनन कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, मैं एक बार और समझा देता हूँ। जलवाष्प, ठीक है, जलवाष्प जब जल में बदले या फिर बर्फ़ में बदले, ठीक है, इस प्रक्रिया को पूरी की पूरी प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलता हूँ। चक्रवात, ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है, ये सारे बुक में सिलाए हुए हैं। ठीक है, तो चक्रवात को समझने के लिए सबसे पहले इसको समझो। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। ये आप देख रहे हो पूरी की पूरी पृथ्वी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, देखो चक्रवात आखिरकार में कहते किसे हैं। ये आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा भाग क्या है, ये पूरा का पूरा भाग क्या है, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिण गोलार्ध है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, क्लियर होना भी चाहिए। तो चक्रवात जो होते हैं ना वो उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार चलते हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलते हैं। कोई भी चक्रवात होता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अपन बगुड़े नहीं बोलते, उसी प्रकार है ना जो चलते हैं, लेकिन आकार में बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। ये जो अपने साथ में है ना जो बहुत सारी चीज़ों को ले जाते हैं, उसी प्रकार है जो समुद्रों में इस प्रकार के चक्रवात आते हैं, बहुत बड़े बड़े चक्रवात आते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलते हैं, ये ऐसे चलते हैं। ठीक है, ऐसे चलते हैं। ठीक है, यानी घड़ी की विपरीत, घड़ी की जो सुई होती है ना, घड़ी है, तो यहाँ पर देखोगे तो घड़ी की सुई कैसे चलती है, पहले तो ये जानो, घड़ी की सुई ऐसे ही तो चलती है। ठीक है, पहले 9 बजते हैं, फिर 10 बजते हैं, फिर 11 बजते हैं, फिर 12 बजते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे चल रही है ना घड़ी। तो यहाँ पर क्या है कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो घड़ी तो ऐसे चल रही है तो इसकी विपरीत दिशा कैसी हो जाएगी, ऐसे। यानी ये जो चक्रवात है ना वो उत्तरी गोलार्ध में तो ऐसे चलेगा। ठीक है, ऐसे चलेगा घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलेगा। तो इसका उल्टा कर दो, ये ऐसे चलेगा, यानी घड़ी की सुई की जो दिशा है ऐसे चलेगा। ठीक है, तो क्लियर ही हो गया होगा, इसे चक्रवात करते हैं। और इसका जो वायुदाब का आप देखोगे तो ये जो केंद्र है ना, यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। कैसा वायुदाब है, निम्न वायुदाब, केंद्र में निम्न वायुदाब। ठीक है, वायुदाब पाया जाता है। ठीक है, और जो बाहरी भाग होता है इसका, ये जो भाग होता है ना बाहर का परिधि, इसमें उच्च वायुदाब पाया जाता है। तो इस चीज़ को समझ लेना बढ़िया तरीके से।
ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब अपन चक्रवात की थ्योरी पढ़ लेते हैं कि क्या कहना चाहता है आखिरकार में। सामान्य रूप से चक्रवात न्यून वायुदाब के केंद्र होते हैं। न्यून वायुदाब का मतलब केंद्र में है ना जो न्यून वायुदाब, निम्न वायुदाब पाया जा रहा है, जिनके चारों तरफ लगभग सकेंद्रीय समदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता है। बाहर मैंने बता दिया कि वायुदाब है ना जो बढ़ता है, केंद्र से आप जाओगे ना, जैसे ये चक्रवात है, ठीक है, ये चक्रवात है तो केंद्र में है ना, और ये बाहर है, तो यहाँ से जाओगे, यहाँ पर निम्न वायुदाब है, यहाँ पर उच्च वायुदाब है, तो यहाँ पर बाहर की ओर जाओगे तो जो वायुदाब है वो बढ़ेगा ना, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर इसमें हवाएं चलने लगती हैं, जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत, मैंने बता दिया है, उत्तरी जो गोलार्ध होगा उसमें घड़ी की विपरीत दिशा में है ना जो वो चक्रवात चलेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में से उल्टा हो जाएगा। चक्रवात इस तरह अभिसारी वायु परिसंचरण के तंत्र होते हैं, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ। अब अभी भी आपको समझ नहीं आया तो एक बार और देख लेना वीडियो को, और तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब ये जो प्रति चक्रवात होता है ना, वो चक्रवात का ही उल्टा रूप है। यदि चक्रवात को आपने बढ़िया तरीके से समझ लिया तो प्रति चक्रवात इसका जस्ट उल्टा है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसका ये सारी चीज़ें ना जो उल्टी हो जाएंगी, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में इससे उल्टा, दक्षिण गोलार्ध में इससे उल्टा, ठीक है। तो चक्रवातों के विपरीत प्रति चक्रवात वृत्ताकार, देखो चक्रवातों के विपरीत होते हैं ये प्रति चक्रवात, वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु परिसंचरण ऐसा क्रम होता है जिनके केंद्र में, अब देखो सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, केंद्र में उच्च ताप यानी उच्चतम है ना जो वायुदाब पाया जाएगा, वहाँ पर क्या हो रहा था, निम्न वायुदाब पाया जा रहा था, ठीक है। बाहर की जो परिधि होती है वहाँ पर न्यून वायुदाब इसमें प्रति चक्रवात में पाया जा रहा है। वहाँ पर हमने देखा था कि उच्च वायुदाब यानी पाया जा रहा था बाहर की ओर, जिस कारण हवाएं केंद्र से बाहर की और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की अनुकूल दिशा में, यहाँ पर उससे उल्टा हो गया ना, और दक्षिण गोलार्ध में प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं, ठीक है। तो ये प्रति चक्रवात का यानी चक्रवात का उल्टा रूप क्या है, प्रति चक्रवात, ठीक है। इसके बाद में भूकंप, ठीक है, और भूकंप आदि के अंदर इनमें ज़्यादा वो लगाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ईजी है तो, ठीक है। तो इन तीनों को समझने के लिए है ना, जो सबसे पहले मैं एक चित्र दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले तो चलो चित्र दिखा देता हूँ आपको मैं, ये मेरा नोट्स का PDF है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी चीज़ें आप समझो, ठीक है। जब भूकंप का टॉपिक पढ़ोगे तब भी आपको समझना ज़रूरी होगा ये, जब कंपटीशन की एग्जाम भी दोगे, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको क्या समझना है, अपन को भूकंप मूल और अधिकेंद्र देखना है, ठीक है। जब पृथ्वी के अंदर जो भूकंप क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जो उष्मा जो तरंगे होती हैं ना, वो ऊपर की ओर निकलना शुरू होती हैं और सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। जब धरातल में पहुंचती है ना, अपन यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, तो अपन को तब पता चलता है, ठीक है, जब ऊपर पहुंचते हैं तब पता चलता है पृथ्वी के अंदर कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है वो उससे अपन को पता ही नहीं चलता। जब ये तरंगे बाहर निकल जाती हैं तब पता चलता है अपन को, तो ठीक है। अब मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसको बड़े तरीके से समझना, ठीक है। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। मूल का मतलब जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ है, इसे फोकस या हाइपोसेंटर भी कहते हैं, ठीक है। अब अधिकेंद्र क्या होगा, जहाँ धरातल का वह भाग जहाँ पर भूकंप की तरंगे सबसे पहले अनुभव की जाती हैं। तो ये तरंगे उत्पन्न होंगी, पी तरंग, एस तरंग, बाद में पढ़ोगे इसको। तो यहाँ पर जब पृथ्वी का जो धरातल होता है वहाँ पर जाओगे तो आपन को अनुभव होगा कि यार कोई भूकंप आ रहा है, कोई तरंगे आ रही हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी का जो धरातल है वहाँ पर जो अनुभव की जाती है तरंगे, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब ज़्यादा आपको समस्या नहीं आने वाली, ठीक है। दोनों चीज़ें मैंने बढ़िया तरीके से समझा दिया आपको, ठीक है। भूकंप क्या होता है, देखो पृथ्वी के अंदर जो तरंगे होती हैं वही भूकंप होता है। किसी ज्ञात अथवा अज्ञात बाह्य या अंतर्जात कारणों से, देखो अपन को ज्ञात होता है या अपन को अज्ञात यानी पता भी नहीं होता है। बाहर के कारण भी हो सकते हैं, पृथ्वी के बाहर के, या पृथ्वी के अंदर का भी कुछ कारण हो सकता है, ठीक है। उन कारणों से पृथ्वी के भूपटल, ठीक है, पृथ्वी का भूपटल का मतलब जहाँ पर अपन रह रहे हैं, में तीव्र गति से पैदा होने
वाली कंपन को, एक प्रकार के कंपन ही होता है, ठीक है। तो पृथ्वी के जो भूपटल होता है वहाँ पर तीव्र गति से अचानक कंपन होता है, उससे ही अपन क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, पूरी एफर्ट लगा दिया है फ्रेंड्स, अभी भी समझ में नहीं आई तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। इसके बाद में भूकंप आदि के अंदर, ठीक है, पहले सबसे पहले आना जो आप भूकंप मूल समझो, ठीक है। हमने वहाँ पर फोकस या आइफो सेंटर समझा था ना, उसको समझो पहले, ठीक है। धरातलीय सतह के नीचे, नीचे ही है, धरातल के नीचे ही है, ठीक है, ये धरातल के नीचे ही है, ठीक है। ये अंदर ही, सब कुछ अंदर है, ये पृथ्वी के बाहर नहीं है, सब कुछ अंदर है, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर यानी धरातल के नीचे ये धरातल है, ठीक है। तो इसके नीचे, ठीक है, नीचे जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है, मैंने बता दिया है, वहाँ जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद में ये भी इजी है, ठीक है। धरातलीय सतह के उस भाग या स्थान को भूकंप आदि के अंदर कहा जाता है जहाँ पर भूकंप लहरों को सबसे पहले अनुभव किया जाता है। यानी पृथ्वी के अंदर से कोई तरंग आ रही है और धरातल जहाँ पर अपन बैठे हुए हैं उस धरातल पर अनुभव किया जाता है कि भाई यहाँ पर, जैसे दिल्ली में भूकंप आ रहा है तो सबसे पहले अनुभव कहाँ किया गया, दिल्ली में किया गया ना भाई, इसी एरिया में आ रहा है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, आदि के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके जाओ वीडियो को, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो ताकि आप हमें सपोर्ट कर सको, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी प्रकार मैं काम करता रहूँगा। यदि चैनल और भी बढ़ेगा अपन को तो और ज़्यादा मैं आपके लिए काम कर सकूँगा, कंपटीशन के लिए भी मैं आपको पढ़ा सकूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक